हेलो बच्चों, वेलकम इन राइट डायरेक्शन एकेडमी। बच्चों, मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज राइट डायरेक्शन में। फिजिक्स मेरा बहुत गजब का पैशन रहा है, मेरी हॉबी रही है और इसी के कारण मैंने बड़े बड़े एग्जाम इंडिया लेवल के निकाले हैं। डीआरडीओ, इसरो, एचएल, और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5 साल वर्क किया है। तो चलिए बच्चों, मेरा प्यारा, सबसे प्यारा टॉपिक फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ। मैं जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ वो उसके बेस पर आप ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम फैंटास्टिक गजब के मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्लस एनडीए का एग्जाम, नेट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, मैं सब एग्जाम को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। अच्छा, ट्वेल्थ की फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है और ये आपस में ना लिंक है। अगर आपको पहला टॉपिक आता है तो उसके बाद वाले टॉपिक भी आपको आ जाएंगे। तो ये पूरी टॉपिक लिंक है। तो आप कभी भी क्लासेस जो पढ़ो ट्वेल्थ की, जो मैं आपका फ्री कोर्स बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि कोरोना के कारण आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही, बहुत से बच्चे ना तो एक अच्छे टीचर्स से मिल पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको फिजिक्स के पूरे फंडे प्लस कॉन्सेप्ट सब बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है फिजिक्स। अच्छा, इस फिजिक्स में मैं आज सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में भी देखोगे, फर्स्ट टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब मैं बता रहा था कि ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है, आपस में पूरा लिंक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ वर्ड आता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि आखिर होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एवरीबॉडी नो, जैसे नाम लिख रहा है इलेक्ट्रो और फिर आ रहा है स्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रिक चार्ज एट स्टैटिक। मैं अगर इसको आपको लिखकर बताऊं कि होता क्या है, तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रुका हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये चैप्टर, मतलब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत पहले से हमें पता चल गया था कि ऐसा कुछ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टैटिक रुका हुआ चार्ज क्या होता है, बादलों में भी रुका हुआ चार्ज होता है, वही तो बिजली बन के, है ना, लाइटनिंग करके नीचे गिरता है। हमने देखा होगा कि कभी किसी के हम हाथ मिलाते हैं तो एकदम करंट सा नहीं लगता, या फिर कभी कभी कभार आप गेट गेट खोलते हो तो एकदम आपको झटका सा लगता है, करंट सा लगता है, वो सब स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है। इवन मैं तो कहता हूँ स्टैटिक चार्ज में आपने बहुत से एग्जांपल देखा होगा, ये इंसुलेटर में भी लगता है। जैसे आपका बड़ा फेमस एग्जांपल है वो कंगा वाला। अगर आपके बाल ड्राई हैं और आप कंगा ऐसे करोगे, छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाओगे तो चिपक जाएंगे, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एग्जांपल है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्ज रुका हुआ है। चार्ज रुका हुआ इंसुलेटर में भी हो सकता है और कंडक्टर में भी हो सकता है। कंडक्टर मतलब मेटल, जैसे एक लोहे का बॉल है, उसको चार्ज आपने दे दिया और वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हुआ, रुका हुआ चार्ज है। या फिर एक लकड़ी है, लकड़ी या इंसुलेटर चीज होगी, जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, उसको अगर कुछ चार्ज दोगे तो वो वैसे भी फ्लो नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखेंगे ये इतना इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं कि नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये माइनस चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, सामने आपको दिख रहा है। अगर ये मूवमेंट नहीं करता तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों ये, हम्म, ठीक है, इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन हो रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, जैसे इसमें एक एक होता है। अरे वाह, कितना प्यारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा आप भी, अभी कोई बड़े बच्चे तो नहीं हुए जो ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप भी छोटे हो और अभी अभी आप स्कूल में आए हो। आप लोगों ने तो शायद कोरोना के कारण 11th क्लास में स्कूल में मजे भी नहीं किए। ठीक है, तो मुझे बड़ी आपसे पूरी हमदर्दी है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चार्ज दौड़ लगाने लग जाए, है ना, मूवमेंट करने लग जाए, ये देखो दौड़ लगा रहा है ये, और कैसे दौड़ लगा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से। अगर देखो माइनस चार्ज, देखो इसमें माइनस लिखा हुआ है, मैंने चार्ज को ऐसा बनाया है। अगर ये चार्ज मूव करने लगा, दौड़ लगा रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, तो हम कहेंगे कि अच्छा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जो अभी हमने देखा ना स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज है,
अच्छा, रुका हुआ चार्ज को अगर आप स्टोर कर लो, रुके हुए चार्ज को अगर आप स्टोर कर लो, है ना, आपने चार्ज है कुछ प्लस वाला चार्ज ले लिया या फिर माइनस वाला चार्ज, इसको स्टोर कर लो तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर। क्या बन जाता है, कैपेसिटर। और यही आपका अगला चैप्टर है ना, ये बन जाता है कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में होता है, पंखे में होता है, कभी वोल्टेज कम होता है तो हम इस कैपेसिटर से चार्ज ले लेते हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रुका हुआ है, और चार्ज को इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। और चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका तीसरा चैप्टर हो जाएगा। देखो पूरा सब लिंक है, 12th क्लास पूरी लिंक है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम इसमें बोले कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है ना, मैं बोलूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन है, जैसे देखो देखो ये घूम रहा है, अरे वाह शानदार, ये भी घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन में घूमते हैं तो उस केस में क्या होता है बच्चों, इसमें से एक एनर्जी रिड्यूस होती है ना, इसमें से एनर्जी डेसिपरेट होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो ये अगला अगला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक और बात, यूनिफॉर्म मोशन में एक और नया इफेक्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट तो जा रहा है, साथ में आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट करता है। तो वो आपका अगला चैप्टर हो गया चौथा, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर दो। ये पांचवा चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपने देखा, कम से कम मैंने देखा 5 चैप्टर तो आपस में लिंक है, पूरे लिंक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कहीं नहीं जाना। इवन मैं आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाऊंगा, मेरे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी दूंगा। बट मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें आपका कोई रिक्वायरमेंट हो या आप फिजिक्स में कैसे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना पूरा तोड़ के पढ़ाऊंगा फिजिक्स, बिल्कुल आसान से, और साथ में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज तो पहला इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। सबसे पहला, कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द चार्ज, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आखिर चार्ज आता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो चार्ज का रीजन देखो देखो, वैसे आपको पता है जनरली कि हम सबसे छोटी यूनिट जो होती है आपका एटम होता है। एटम के अंदर क्या, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम पॉजिटिव लिख देते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, एक तो होता है न्यूट्रॉन, और एक कौन होता है बच्चा, प्रोटॉन। ये तो पता है आपको, है ना, chemistry में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कि ये आपका बीच वाला न्यूक्लियस है जिसमें टोटल लगभग मास इसमें होता है। इसके बाहर कौन होता है ना, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन मूव करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हमें बात करें कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज का रीजन क्या है, भाई चार्ज इसमें आता क्यों है। तो देखो एक ही रीजन है, इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछे कि चार्ज का रीजन क्या है तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन होगा नहीं, प्रोटॉन तो बिल्कुल न्यूक्लियस में होता है, अंदर होता है, उसको आप निकाल सकते हो नहीं। हाँ, स्पेशल केस अलग बात है, इसको रेडियो एक्टिविटी से या किसी से हम अटैक कर दे, है ना, न्यूक्लियर बीम से इसमें या गामा रेज में डालें, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही अभी। क्या क्या आप इसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हो, जनरली नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं जनरली बात करता हूँ, दो चीज को मैंने रब किया तब भी इसमें चार्ज आ जाता है, एक में पॉजिटिव आ जाता है, एक में नेगेटिव आ जाता है। तो वो सब किससे आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पर भी इफ देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट है आपका, इन दोनों को आपस में रब किया तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चल जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, सो इट विल बिकम पॉजिटिव और इट विल बिकम नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर पॉजिटिव होती है इट मींस इट्स डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और अगर कोई चीज नेगेटिव होती है इट मींस एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गए, ठीक है। एक बंदे एक एग्जाम में ऐसे पूछ रहे थे, एक एग्जाम में देखो क्या पूछ रहे थे कि अगर मैं ये बोलूं, एक ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, और जैसे मैं बोल दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसमें, जैसे ये एफ, ये फेरस है ना, चलो कोई कुछ भी है, ये कुछ भी है, फेरस ले लेते हैं, चलो फेरस ले लें। अब क्वेश्चन ये था कि इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं,
ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, है ना, आपको पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको इसमें Fe, इसकी वैलेंसी, वैलेंसी आपको पता है क्या होता है, FeCl होता है क्या, 1 होती है वैलेंसी, जो भी है, इसको Fe+ बना दिया मैंने। तो आप बता सकते हैं इसके मास में डिफरेंस होगा क्या, इसका जो मास है और इसका जो मास में कुछ डिफरेंस होगा क्या, है ना। या फिर हम बोलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका और ये इसको हमने नेगेटिव बना दिया, इसमें -1 कूलम चार्ज दे दिया और ये पहला है 0 कूलम, इसमें चार्ज नहीं है, तो क्या इसके मास में कुछ डिफरेंस होगा क्या, इसके मास में डिफरेंस होगा। एक बात बहुत सिंपल सी है कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज बना कैसे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी बना, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है ना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है, चाहे कम ही होता है, बट आपने ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाया, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास कम होगा, डेफिनेटली द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन दिस ऑब्जेक्ट। तो प्योर फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होता है और पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव उसमें आए कैसे, इलेक्ट्रॉन निकल के, तो उसका मास क्या होगा, कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है आपका वो बिल्कुल 0, उसमें कोई चार्ज नहीं है और आपने उसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कुछ होता है, बिल्कुल हो गई 9.1 × 10⁻³ kg होता तो है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ये मास आया, इट मींस इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा सर किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका मास तो कम होगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि इलेक्ट्रॉन में ऐड करूंगा तो उसका मास बढ़ जाएगा और इट विल बिकम नेगेटिव, कोई खास नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द चार्ज, तो चार्ज का कॉज क्या है, तो आपको सिंपल से बोलना है कि अच्छा सर इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, इसी से बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर देखो मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी ऑब्जेक्ट में आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, है ना। और मैं कहता हूं कि इफ यू विल ऐड द इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नेगेटिव। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन तो भाई या तो 1 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, क्या 3.5 ऐड कर सकते हो, नहीं नहीं, वी कैन नॉट ऐड द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल, ओके, वी ऑलवेज remove or add the electron in the form of integral form, integral form means total, पॉइंटों में नहीं होगा, है ना, इंटीजर फॉर्म में होगा, ठीक है। सो इस पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो हम बात करते हैं अपन, पहले आप बताओ यहाँ तक समझ में आया, कॉज ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ द चार्ज, आपको ये बोलना है जब भी कोई पूछे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी के कारण इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे भी पता है कि हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक है आपके लिए, तो मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे ही अपन इसमें न्यूमेरिकल को करेंगे साथ साथ, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, अच्छा आपको पता है चार्ज किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके नाम पर हमने चार्ज की यूनिट बोली, ठीक है। तो चार्ज की कोई यूनिट पूछे तो आपको बोलना है कूलम। अच्छा, आपको एक चीज पता है नहीं पता है कि जब मैं बोलता हूँ ना यूनिट बताओ, तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे आपने देखा डिस्टेंस को मैं मीटर में भी नाप सकता हूँ, फुट में भी नाप सकता हूँ और कुछ गज में भी नाप सकता हूँ, तो देयर लॉट ऑफ यूनिट, है ना। तो सेंटीमीटर में भी नाप सकता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अपने पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम होता है, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए बहुत सारे यूनिट सिस्टम होते हैं। वैसे ही आपको अभी अब से मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें 2 सिस्टम की बात करना है, एक तो एसआई सिस्टम याद करना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, एसआई सिस्टम और एमके सिस्टम की लगभग सारी यूनिट सेम होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूनिट, और एक यूनिट होती है बच्चा सीजीएस, सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। ये इंजीनियर्स यूनिट मानी जाती है, ये फिजिसिस्ट यूनिट मानी जाती है, क्योंकि फिजिक्स में छोटी छोटी चीज नापी जाती है तो सीजीएस यूनिट, ये इंजीनियर्स नापते हैं एमकेएस यूनिट में, ठीक है। तो एसआई और एमकेएस में लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे 1-2 चीजों का चेंज है ना, जैसे फोर्स का चेंज है, फोर्स इसमें केजीएफ होता है, इसमें न्यूटन होता है, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, एसआई और एमकेएस लगभग सेम है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कूलम होता है। अच्छा, कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होती है तो उसको अगर आप एब्रीविएशन फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब छोटी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, या तो कैपिटल सी लिख दो, या पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर में, ये भी हमने एक नियम बना रखा है। कूलम
कूलाम इसकी यूनिट का नाम है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसका नाम होता है ESU। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ESU। इसको फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका और भी नाम है, दूसरा भी नाम है, इसको हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट कूलाम। आपको अगर फिजिक्स में कुछ अच्छा करना है तो आपको पूरा टोटल सीखना है ना, सब कुछ चीज आना चाहिए, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसका एक और नाम है, देखो, अरे वाह क्या बात है, फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट हुए थे उनके नाम पे, फ्रैंकलिन। तो जब भी कोई आपसे पूछे सीरियस यूनिट, तो ESU भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है जैसे मैं बोलता हूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बोलता हूँ, तो वैसे इस कूलाम में और ESU में भी कुछ रिलेशन होगा, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद करें, 1 कूलाम इक्वल टू, है ना, आपको पता होना चाहिए इनमें रिलेशन क्या होता है, पता है किसी को? 3 इंटू, है ना, 3 इंटू, इसको अपन थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट होगा, अंडू। अच्छा, चलिए चलिए, थोड़ा सा शायद मुझसे मिस्टेक हो गई है, अंडू वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, क्या पता आ जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आपने नोट तो कर ही लिया था, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसकी MKS यूनिट या फिर SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट, ठीक है। दोनों के मैंने नाम देता हूँ। इसमें होता है 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलाम बोलते हैं, स्टेट कूलाम, या फिर फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक है। ये सब यूनिट है ना, इसको आप फुल फॉर्म लिख लें यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो पूरा जानना है, सब कुछ जानना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उससे कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं जिसमें फिजिक्स आता है, ठीक है। बट आपको बस क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, बार बार रिवीजन पे, ओके। सो इट्स गुड वन, है ना। अच्छा, एक और यूनिट है, मैं लिख देता हूँ, है ना, आपको कभी याद रख लेना है, EMU। एक और यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मास यूनिट, EMU। और बस इतना से याद करो कि 1 कूलाम में होते हैं 10 EMU, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, जब न्यूमेरिकल आएगा उस समय में ये जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल मेरे बच्चों आपको क्या रखना है, आपको सिर्फ ये वाला रिलेशन याद रखना है कि सर चार्ज को MK से SI में कूलाम बोलते हैं, और उसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो कैपिटल C लिखना है, या शॉर्ट में लिखना है, पूरा नाम लिख सकते हैं। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, ESU बोलो, स्टेट कूलाम बोलो, या फ्रैंकलिन बोलो, ये रिलेशन हमें काम आएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो अभी बच्चों सिर्फ यूनिट ऑफ चार्ज आप यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ जी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये मैं पूरा कोर्स आपको आराम से आपके बस आपका मुझे सीरियसनेस दिखनी चाहिए कि हाँ सही में आप चाहते हो कि लॉकडाउन हो गया, सब कुछ कोरोना का माहौल है, उसमें भी आपको पता है कि आगे जाके ये दौर निकल जाएगा, और आगे जाके तो हमें इंजीनियर या डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो उसमें ये फिजिक्स प्रॉब्लम करेगा अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अभी एग्जाम तो कैसे भी निकाल लोगे, बट उसके लिए आपकी नॉलेज भी तो चाहिए आगे, तभी तो आप अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट। तो यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है। अच्छा, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब आप किसी भी चीज में चार्ज कैसे दे सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अपने पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सबको पता है, 2 चीज को आपस में रब करो, तो होता क्या है, रब करने से एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चल जाएगा। अच्छा, किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भाई? जो पावरफुल है, जिसने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाउंड कर रखा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और जिसके आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का बाउंडेशन कम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क फंक्शन। मैं बताऊंगा आपको वर्क फंक्शन, ठीक है। इफ आई से दैट ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो पहले इसमें मैं पहले बता देता हूँ आपको। एक तो फ्रिक्शन के कारण होता है, 2 चीज को रब किया, तो जिसका
इलेक्ट्रॉन कम बंधा हुआ है ना, लेस बाउंड है, उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे में चल जाएगा, तो एक बन जाता है पॉजिटिव, एक बन जाएगा नेगेटिव। तो अभी मैंने बताया था फ्रिक्शन। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब एक में करंट है उसको दूसरे में टच कर दो, दूसरे में करंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब मैं बताऊंगा आपको, इंडक्शन को जनरल में बोलता हूँ कि संगति का असर है ना, एक पॉजिटिव चार्ज के पास में एक मेटल को लेके आ जाओ तो उसके नेगेटिव चार्ज उसके पास आ जाते हैं। तो ये तीनों मेथड भी हम देखने वाले हैं, इस पे क्वेश्चंस आपसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें, एक बड़ा फेमस आपका एग्जांपल है कि ग्लास रोड, ग्लास रोड को यदि सिल्क से हम रब करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ग्लास रोड को यदि सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो होता है क्या बच्चा, ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में नेगेटिव। अच्छा, वैसे आपसे मैं पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट इज सो, तो आप सिंपल सा बोलोगे सर ऐसा इसलिए हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अच्छा, मैं आपको ना सारी चीजें बताऊंगा, आगे सब लिंक होगी, फिलहाल सिर्फ याद करो, याद रख लो बच्चों कि मैं आज एक बहुत ही सुंदर सा आपको वर्ड दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसको हम लिखते हैं फिजिक्स में फाई से। तो वर्क फंक्शन क्या दिखाता है कि ओके, जनरल अगर मैं आपसे बताऊं कि वर्क फंक्शन क्या होता है तो आप बोलोगे सर जैसे कोई भी आपका एटम है उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outer electron, the minimum energy required to remove outer electron from a orbit, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। अच्छा, आप बताओ कि जैसे मैं बोलूं कि भाई ये वाला जो आपका जो ऑब्जेक्ट है या मेटल है जो भी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 एनर्जी चाहिए, 10, और किसी एक में 50 चाहिए, तो कौन पावरफुल हुआ, 50 वाला पावरफुल हुआ। अगर आप दो चीज को रब करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 एनर्जी चाहिए और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 50 एनर्जी चाहिए, तो पावरफुल कौन हुआ, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बिल्कुल टेक्निकल और बिल्कुल धीरे धीरे हमें इतना पावरफुल कर देना है कि बड़ा मजा आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इफ आई से दैट कि ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में वर्क फंक्शन, तो आप बोलोगे हाँ सर, फाई जो ग्लास होगा, जो ग्लास का फाई होगा वो लेस होगा किससे, फाई ऑफ सिल्क से, डेफिनेटली, क्योंकि ग्लास का फाई कम है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, और सिल्क का फाई ज्यादा है, इट मींस यू कैन नॉट रिमूव द इलेक्ट्रॉन इजीली। सो व्हाट विल हैपन इफ यू विल रब द ग्लास रोड विद द सिल्क, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रोड will transfer to the silk and it will become positive and it will become negative। बड़ा सिंपल सी मैथ, कोई खास नहीं, सब चीज साथ में चलते हुए चलना है, जब मजा आएगा इस चैप्टर में, आप इस चैप्टर का बैंड बजा दोगे, बस साथ देना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। हाँ जी बच्चा, ओके, यहाँ पे देखते हैं एक आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखो एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है कि ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड में रखा गया है, मतलब इसको रब किया हुआ है ना, ग्लास रोड को ऐसे रब किया हुआ है, सॉरी, ग्लास रोड को ऐसे रब किया हुआ है। तो आप यहां पर ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएंगे। ऐसे बहुत पुराना एग्जांपल है, हिस्टोरिकल एग्जांपल है, ग्लास रोड और सिल्क वाला और एबोनाइट रोड और फर वाला, ये दो एग्जांपल बड़े हिस्टोरिकल एग्जांपल है, और इसके बेस पे कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आ जाता है कि ग्लास रोड और सिल्क को रब करने में किसमें पॉजिटिव आएगा किसमें नेगेटिव आएगा। अच्छा, रीजन क्या है, ग्लास रोड का फाई लेस है सिल्क के फाई से, ये रीजन है, तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या होता है, इसको चेक करना है कि इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इसके पास एक और ग्लास रोड लेके आओ, कौन सी, पॉजिटिव चार्ज की। तो अगर सिल्क से रब करके इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अगर ये ग्लास रोड आएंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपको पता नहीं पता है, पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम मैंने लिया डायग्राम, ये इसको रिपेल करेगा, समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात, एक प्लास्टिक रोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये है प्लास्टिक रोड। अब प्लास्टिक रोड को सिल्क से रब करते हैं तो उल्टा इफेक्ट होता है, क्योंकि प्लास्टिक रोड का फाई ज्यादा होता है, इंसुलेटर होता है, इसका बंधा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देता नहीं है, ग्लास रोड का इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, तो सिल्क का इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। वाओ, ठीक है, समझे क्या बच्चा।
तो आपको तो ये देखना है, दो चीज को रब कर रहे हैं तो एक तो नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा, डिपेंड करता है उसका वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा है। तो कैन आई से दैट वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक रोड इज द ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास एक और प्लास्टिक रोड नेगेटिव वाली लेके जाओगे तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इससे प्रूफ हो गया कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। वैसे ही यहाँ पे आपने ग्लास रोड को, है ना बच्चों, आपने क्या किया, इस ग्लास रोड को इस सिल्क से रब किया। ग्लास रोड को अगर आपने सिल्क से रब किया तो आपको पता ही इसमें पॉजिटिव आता है, और इसके पास वो वाली प्लास्टिक रोड लेके जाओगे तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब दोनों में अपोजिट चार्ज है। ये क्या करता है, रिपेल करता है बच्चों, है ना, रिपेल करता है। तो इसलिए इनमें नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो आपको पता ही है, अगर दो नेगेटिव चार्ज होगा तो आपस में रिपेल करेगा, दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपस में रिपेल करेगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपस में क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैंने कहा चलो आपको एक्सप्लेन करते हैं, मुझे बताओ प्लीज। ठीक है, अच्छा अभी तो मैं आपकी ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है, और अगर आपके अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपके कमेंट्स अच्छे मिले मुझे कि हाँ सर, तो मैं ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। ऑनलाइन मीन्स हम डेली एक फिक्स टाइम पे लेंगे, उस टाइम पे मिलेंगे, आप साथ में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। तो आई विल स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। देखो आप आज करके देखना, हेयर आपका ड्राई है तो इसमें कॉम्ब करना, और छोटे छोटे ना पेपर को आप देखना तो ये चिपक जाएंगे। तो इसका रीजन वही है। अगेन हुआ क्या कि आपने जब रब किया प्लास्टिक को इससे, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में आ गए, तो प्लास्टिक ये जो कॉम्ब है इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा ये जो पेपर है इसमें क्या चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है, ये तो विदाउट चार्ज है ना, इसमें जीरो चार्ज है। तो कॉम्ब को जब लेके आते हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास में लेके आया जिसका चार्ज जीरो है, ओके, इसमें चार्ज नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है, वो हम बाद में देखेंगे इंडक्शन में। जब नेगेटिव चार्ज इसके पास आता है तो नेगेटिव आते ही कि इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पास में है वो सब दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे ही नेगेटिव आया तो इसके इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब चले गए दूर तो यहाँ पे क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो आपस में ये चिपक जाता है। तो इसलिए पेपर जो होता है, पेपर में कुछ भी चार्ज नहीं है, आपने कॉम्ब किया, कॉम्ब करने से प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज आ गया, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको जब पेपर के पास लेके आओगे तो पेपर का पॉजिटिव इसके नजदीक आएगा, इसको कहते हैं इंडक्शन, में पढ़ूंगा आपको, और नेगेटिव दूर चल जाएगा तो ये चिपक जाएगा। अच्छा थोड़ी देर में क्या होगा, जब ये चिपके रहेगा तो चिपके चिपके पेपर में भी चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि कॉम में नेगेटिव है तो पेपर में भी क्या आ गया, नेगेटिव। भाई कोई चीज किसी से चिपक जाए जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो नाउ बोथ चार्ज विल बिकम सेम चार्ज, फिर थोड़ी देर में पेपर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपेयर करने लग जाएगा। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मैं ना साथ में नेट के क्वेश्चन और आईआईटी जी के क्वेश्चन और एआईट्रिपल के क्वेश्चन भी साथ में करवाऊंगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और आप देखना कि सब ऐसे डरा रखा है लोगों ने कि फिजिक्स हार्ड है, यार कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बार आप पूरी फिजिक्स पढ़ो, फिर देखो कितना कितना मजा आता है। ठीक है, तो बताओ मुझे प्लीज, आपको समझ में आ रहा है। एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये आप याद रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। एनिमल फर, फर से एबोनाइट रोड को जब हम रब करते हैं तो एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एनिमल फर पे कितना आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगेन वही रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एबोनाइट रोड का फाइव फंक्शन, वर्क फंक्शन मोर ग्रेटर है किससे, एनिमल फर से। ठीक है बच्चे, दो एग्जांपल याद रखना। ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रोड में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क में नेगेटिव, और दूसरा ये वाला एबोनाइट रोड को फर से जब रब करते हैं तो एबोनाइट रोड में नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें इसके न्यूक्लियस स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, और इसके कम होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इतना सा याद रखें, और मैं आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि चलो स्टार्ट किया है तो कैसा रहता है, आपको फिजिक्स में आता है। और सही बताऊँ तो इसके पीछे की रीजन भी है, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा भतीजा जयपुर में रहता है, यश। तो मैं चाह रहा हूँ कि यश भी पढ़ ले इस बहाने, क्योंकि वो चाहता है कि उसके चाचू उसको ऐसा पढ़ाए कि वो चाचू की तरफ साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, तो चलिए आई होप सो कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। ये पूरा चैप्टर नहीं, पूरी फिजिक्स को हम इतना जबरदस्त करेंगे। पहले मैं 12th पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं 11th पढ़ाऊंगा, और फिर हम पूरा इसका रिवीजन करेंगे। अच्छा साथ साथ में हम कॉम्पिटिशन की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो और बहुत जल्दी से
इंजीनियर, डॉक्टर बन के नाम रोशन करो खुद का, अपने मम्मी पापा का, मेरा और राइट डायरेक्शन। बाय बच्चों, टेक केयर।